ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं अगर हम धैर्य और संयम से काम लें तो किसी भी चुनौती का मुकाबला कर सकते हैं। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 97% से भी अधिक हो गई है। भारत ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 92 करोड़ से अधिक टीके लगाने की नई उपलब्धि हासिल की है। कल 59,48,000 से अधिक वैक्सीन लगाई गईं। साथ ही कल 24,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। वहीं देश में कल कोविड के 18,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। श्रोताओं, कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है, इसलिए हमें इसे लेकर पूरी सावधानी बरतनी है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करना है। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-3239-78046 पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला की आज की एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम से जुड़ गई हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है और इस समय रूपाली जी हमारे साथ हैं। रूपाली जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते सिद्धार्थ जी, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हम डॉक्टर रूपाली से टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AirNews पर #AskAir पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर रूपाली, जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कोविड के, अगर मामलों की बात करें तो कल 18,000 के करीब मामले आए थे और अब जबकि कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसी के साथ त्योहारों के मौसम की शुरुआत हो रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि इन त्योहारों के मौसम को खुद को सुरक्षित रहते हुए हम कैसे इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट इस समय हम लोग को समझने की जरूरत है कि जो आने वाला समय है, त्योहारों का समय, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सभी के लिए, न केवल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बट सभी के लिए। तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहती हूँ इस माध्यम के द्वारा कि आप सभी जो भी आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन पिछले 1.5 साल से 2 साल से लगभग करते आ रहे हैं, उसमें कोई भी कोताही या कोई भी लापरवाही ना बरतें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम सबको समझनी है कि जो त्योहारों का समय है, मिलने जुलने का समय है, उसमें हमें जो प्रिकॉशंस हैं उसमें कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी है। और जो भी अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी अपनी वैक्सीन लगवानी है। उसके बावजूद आपको प्रिकॉशंस का जरूर पालन करना है। देखिए, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि त्योहारों के समय में आप मिले ना, आप मिले लोगों से, पर एक सोशल डिस्टेंसिंग का तब भी आप पालन करें, मास्क पहने और हैंड हाइजीन जो हम बताते आ रहे हैं उन सब प्रिकॉशंस का पालन करते रहें। जी, और डॉक्टर रूपाली, माना ये भी जा रहा है कि अगर हम ये फेस्टिवल टाइम अच्छे से गुजार लेते हैं और हम सभी चीजों का पालन करते हैं तो कहीं न कहीं तीसरी लहर का जो खतरा है वो काफी हद तक कम हो जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए वैसे भी माना जा रहा है कि शायद तीसरी लहर में हम उस तरह से जो हमने सेकेंड लहर में जो देखा था, जो पीक देखी थी, शायद उतना सिवियर ना देखें, बट वो तभी पॉसिबल है कि अगर हम अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहेंगे। क्योंकि अगर हम प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं करेंगे, अभी भी 50% से ज्यादा लोग अनवैक्सीनेटेड हैं और ससेप्टेबल हैं। तो हमें ये समझने की जरूरत है अभी भी काफी हमारी जो पॉपुलेशन है ससेप्टेबल है इस इन्फेक्शन के लिए और अभी भी ये खतरा मंडरा रहा है। तो जब तक कि ये पूरा तरह से टल नहीं जाता, कम से कम 70 से 80% तक लोग दोनों डोजेज ना ले लें, तब तक हमें ये बहुत स्ट्रिक्टली प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। जी, और डॉक्टर रूपाली, अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो देश में 92 करोड़ का आंकड़ा जो है हम
पार कर चुके हैं, इतनी डोजेस हम वैक्सीन की लगा चुके हैं और बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े की ओर बढ़ने वाले हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना चुनौतीपूर्ण होता है। अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 92 करोड़ कोई आसान बात नहीं है। बहुत सारे देशों में अगर हम देखें तो आज चीन के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी संख्या में जहां पे वैक्सीनेशन हुआ है वो भारत में हुआ है। तो भारत जैसे एक ट्रॉपिकल कंट्री में कितना चैलेंजिंग होता है वैक्सीन को प्रोड्यूसर से वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाना। जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार को, अपने हेल्थ सिस्टम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो इतने अच्छे तरीके से इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ी चुनौती, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ट्रॉपिकल कंट्री है, हमारा देश एक ट्रॉपिकल कंट्री है जहाँ पे मौसम में इतनी गर्मी देखी जाती है, उसके बावजूद हम एक कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए अपने देश के दूर दराज लोगों के एरियाज में भी ये वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसका सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा जो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग वैक्सीनेशन सिस्टम था वो भी काफी अच्छा था। ऑलरेडी दुनिया का एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे कंट्री में ऑलरेडी चल रहा है, तो उसका जो बैकबोन है उससे भी हमें काफी मदद मिली है, वो एक्सपीरियंस भी काम आया है। बट उसके बावजूद जो सरकार और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स जो इससे जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। हम तो शुरुआती दौर से ये चीज देखते आ रहे हैं कि किन कठिनाइयों के साथ ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, कितनी हेजिटेंसी के साथ ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, और आज हम ये देख पा रहे हैं कि दूर दराज की जगहों पे भी लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये हम सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी। और डॉक्टर रूपाली, अगर हम देखें तो आजकल का जो मौसम है, इस मौसम में अक्सर सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी शिकायतें जो हैं, आम वायरल की शिकायतें आती रहती हैं। और इस समय बहुत जगह अगर हम देखें तो डेंगू, मलेरिया और वायरल बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जबकि कोविड का भी खतरा है, साथ में ये सारी बीमारियां साथ में चलती हैं, पर क्या वो लक्षण है जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये अलग है और कोविड के लक्षण नहीं है ये? जी बिल्कुल, देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये बुखार डेंगू वायरस की वजह से है या ये बुखार कोरोना वायरस की वजह से है या ये बुखार मलेरिया की वजह से है, ठीक है। बट कुछ लक्षण हैं जो कि थोड़ा इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक्सक्यूज मी, हाँ, अगर आपको मलेरिया का बुखार होता है तो उसमें यूजुअली साथ में ठंड भी लगती है, तो ठंड लग के बुखार आना एक मलेरिया का लक्षण है। बट वो वायरल फीवर में भी देखा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको ठंड लग रही है तो वो मलेरिया ही होगा या वो वायरल फीवर नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस और बाकी वायरल फीवर्स की अगर बात करें तो कोरोना वायरस में हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखते हैं, अपर और लोअर। अपर यानी कि आपका जो नाक, कान, गला है, और लोअर यानी कि आपके जो लंग्स हैं, तो उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाना, सांस का फूलना, और जो आपकी सोर थ्रोट, गला खराब होना, और नाक, खांसी, जुकाम के लिए जो लक्षण है। तो कोरोना वायरस में वो लक्षण और उसके अलावा जो एटिपिकल हैं, जैसे कि हेडेक होना, स्मेल का चले जाना और टेस्ट का चले जाना, और ये सब जो एटिपिकल सिम्टम्स है, या डायरिया होना, ये सब एटिपिकल सिम्टम्स हैं। तो ये कहना बहुत उससे कि ये हो लक्षण होगा तो ये वाला बुखार होगा या ये लक्षण होगा तो ये बुखार होगा, ये बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको बुखार 3 दिन से ज्यादा है, उसके बावजूद वो सेटल नहीं हो रहा है, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी आपके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं, आप वहां जाएं, डॉक्टर से मिलें, टेस्ट कराएं और अपना इलाज कराएं। और जो श्रोता हमसे अभी अभी कार्यक्रम से जुड़े हैं, उन्हें हम बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। आप भी डॉक्टर रूपाली से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर है 1800-115767। और इस बीच हमारे साथ आज की हमारी जो पहली कॉलर हैं रिंकी तिवारी जी कार्यक्रम से जुड़ गई हैं बलरामपुर उत्तर प्रदेश से। रिंकी जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बिल्कुल, आपके साथ में एक्सपर्ट में मेन सर कोई भी हो तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें। जी, डॉक्टर रूपाली मलिक हैं आपके साथ और वो सफदरजंग अस्पताल से हैं, सुन रही हैं आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज शायद मैंने समाचार में भी सुना था, बताया गया था,
और हाँ, अरे आपका जो स्पोर्ट स्कैन आता है वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब जो भी आपके यहाँ से प्रोग्राम प्रसारित होते हैं एक्शन गोल्ड पे, वो मैं जब सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जी, बताइए। जी जी बिल्कुल सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे कि अभी तो कल से नवरात्रि चालू हो जाएगी, हर कोई मतलब रहेगा व्रत, हम भी रहेंगे, तो बात इम्यूनिटी की जा रही है। तो अगर इम्यूनिटी बनाने के लिए जैसे हो सकता है कि हम जब भोजन नहीं करेंगे, सिर्फ फलाहार करेंगे, तो इसमें हमें हमारी जो सात्विक आहार हो वो क्या क्या होनी चाहिए, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे और हमें कोई परेशानी ना हो। जी बिल्कुल डॉक्टर रूपाली, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है कि फास्टिंग या फलाहार जब हम करेंगे या मतलब ज्यादा टाइम तक फास्टिंग करने से किस तरह की दिक्कत आ सकती है और हमें क्या कुछ कैसे बैलेंस रखना चाहिए अपने आप को इन दिनों। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है जो कि आज के समय के लिए बहुत रेलेवेंट है। अब जैसा कि सभी जानते हैं नवरात्रे आ रहे हैं, बहुत से हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो इस समय व्रत रखेंगे, हफ्ता भर व्रत रखेंगे। तो देखिए, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कहना चाहती हूँ कि आप जो फास्टिंग करते हैं उसके दौरान भी आप कुछ चीजों का सेवन करते रहें। एक तो पानी पीना, लिक्विड चीजें, लिक्विड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी आप नारियल पानी या अगर जो दूध पीते हैं, दूध या जो भी लिक्विड है, लिक्विड चीजों का सेवन आप जरूर करते रहें। जो वायरल फीवर्स होते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका ट्रीटमेंट है वो एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक है। तो हम बहुत मरीजों को यही समझाते हैं कि ऐसे समय में आप पानी और लिक्विड का सेवन आप बनाए रखें। एक तो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है, आप 3-4 तरीके के फलों का सेवन करें। आप बनाना लें, आप एप्पल लें और आप जो भी आपका पसंद का फल है, तो 3-4 तरह के अलग अलग तरह के फल को लें और हर 2 से 3 घंटे पे आप कुछ थोड़ा सा ले लें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल भूखे रहेंगे तो उससे आपको कुछ ज्यादा उससे फायदा होगा, ऐसा नहीं है, या बट उससे नुकसान जरूर हो सकता है। तो आप कोशिश करें कि हर फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आप कुछ ना कुछ लेते रहें। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, मखाने लें, क्योंकि ये सब चीजें आप व्रत में ले सकती हैं। और बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप शाम के समय आप बहुत तला भुना लें और बहुत मीठा लें, उस चीज को आप अवॉइड करें, वरना जो आपने दिन भर फास्टिंग की है वो सारी कॉम्पनसेट हो जाती है। डॉक्टर रूपाली, जैसे कि इंडिया को डायबिटीज की कैपिटल कहा जाता है, डायबिटिक कैपिटल है वर्ल्ड की, तो ऐसे में जो लोग डायबिटिक होते हैं उन्हें फास्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं यही चीज आपको अभी बोलना चाहती थी कि फास्टिंग करते समय जो लोग ऑलरेडी किसी और क्रॉनिक इलनेस से ग्रस्त हैं या बीमार हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। खासतौर पे जैसे जो डायबिटीज के पेशेंट है उनको हम अक्सर बोलते हैं नो फास्टिंग नो फीस्टिंग, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट है वो बहुत सी ऐसी दवाइयों पे होते हैं जिससे कि उनका शुगर कम होने का डर रहता है। तो अगर ऐसे में वो दवाई ले लेंगे और अपना वो खाना नहीं खाएंगे तो शुगर कम होने का डर रहता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। तो डायबिटिक्स जो है बहुत केयरफुल होके फास्ट करें अगर उनके लिए बहुत जरूरी है तो, अदरवाइज अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो अवॉइड करें। तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। आप जब भी करें तब भी आप स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, यानी कि छोटा छोटा और हर कुछ समय के अंतराल पर आप कुछ ना कुछ लेते रहें, कुछ लिक्विड लेते रहें, कोई फ्रूट लेते रहें, कोई ड्राई फ्रूट लेते रहें। तो इसका ध्यान जरूर रखें। जी। और अब महाराष्ट्र थाने से गुरुनाथ जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या जानना चाहते हैं? और सर, अभी हमारे देश में जो वैक्सीनेशन 70% के ऊपर 91 करोड़ हुआ है जी सर। ये जो कम केसेस जो नजर आ रहे हैं, क्या ये जो वैक्सीनेशन हुआ है इसकी भी मदद मिली है क्या? मतलब जिनको हुआ और एंटीबॉडी की वजह से जो माइल्ड हुआ उनको पता ही ना चले और केसेस सामने ना आए। और मेरा दूसरा सवाल है सर, ये जो आगे अभी त्योहार है जी, दिवाली है, अभी नवरात्रि चालू है और शादियों का सीजन, जो गवर्नमेंट जो स्थानीय गवर्नमेंट होती है, राज्य सरकारें जो गाइडलाइंस देती है उसके हिसाब से तो जो दूसरे रिलीजन के तो अभी शादियां चालू ही हो गई। जहाँ 100 लोग बताए गए वहाँ 500 लोग जमा होते हैं और कोई भी प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। तो सर कितना खतरा, अब थर्ड वेव के बारे में बोल रहे हैं सर, कितना खतरा है इससे? जी डॉक्टर रूपाली,
इनके पहला सवाल इनका लेते हैं कि इन्होंने बोला कि जो कोविड के केसेस में कमी आई है, क्या इसका एक कारण वैक्सीनेशन भी है? जी बिल्कुल है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस समय लगभग हमारे 50% पॉपुलेशन को एक डोज मिल चुकी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप इम्यून है तो ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो ब्रेक होती है। या तो आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिले या आपको वैक्सीनेशन के द्वारा इम्यूनिटी मिले। तो किसी भी हाल में अगर आप इम्यून है तो आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करेंगे। तो वो डेफिनेटली एक कारण है कि इस समय आप केसेस में कमी देख रहे हैं। और क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वायरसेस अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, म्यूटेट होते रहते हैं, तो आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो चीज अभी से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। तो समय के साथ ही हम उस चीज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या बावजूद वैक्सीनेशन के भी कोई वेव हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, इसके लिए। पर ये खतरा अभी बना हुआ है जी। बावजूद इसके कि केसेस उतने कम है, तब भी खतरा बना हुआ है। केसेस जीरो नहीं हुए हैं और अभी भी एक हमें सावधानी बरतना, खासतौर पर ये सर्दियों का मौसम है, त्योहारों का मौसम है, मिलने जुलने का मौसम है, तो शादियों का मौसम है। तो बहुत जरूरी है कि हम अपना और एक्स्ट्रा ध्यान रखें। और वैसे भी जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, जैसे कि आपका फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, इनका संक्रमण भी सर्दियों के समय में हम नॉर्मल उसमें देखते हैं कि बढ़ता है इस समय। तो हमें बहुत एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है इन सभी चीजों के लिए। और अपना मास्क, हैंड हाइजीन को कभी नहीं भूलना है। जी बिल्कुल। और अब रुख करते हैं राजस्थान का, जहां से राजा राम जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। राजा राम जी नमस्कार। हेलो सर जी, नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में, बताइए। नमस्कार सर। और क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर जी। बिल्कुल नमस्कार जी। सर जी, मेरे दो चीज मेरी मैंने सेकेंड डोज भी ले लिया, लेकिन इससे सर जी वो ना तो उसका कोई मैसेज है ना उसका कोई सर्टिफिकेट कुछ नहीं। नंबर 2 बात है कि आजकल जब हम जाते हैं कम्युनिटी में या दूसरी अदर पैलेस पे जहाँ पे भीड़ इकट्ठी है, वहाँ पे लोग प्रॉपर तरह से मास्क नहीं पहनते हैं, तो इससे कितना खतरा है? जी डॉक्टर रूपाली, पहला तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट इन्होंने बोला है, और यहाँ पे तो कोविन ऐप की बात करनी होगी कि किस तरीके से कोविन प्लेटफॉर्म से जो है वो आप इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्टर रूपाली जी बिल्कुल। एक्चुअली मैं इनका सवाल अच्छे से सुन नहीं पाई, आप रिपीट करेंगे? ये जानना चाहते हैं कि जो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद उसका जो सर्टिफिकेट है वो इन्हें कैसे मिल सकता है? अच्छा, देखिए, वैसे तो जो वैक्सीनेशन साइट पे जो आपके जो वैक्सीनेशन ऑफिसर्स हैं, उनके कंप्यूटर के द्वारा भी ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। और दूसरा, जैसा कि आपने बताया कि कोविन ऐप के द्वारा भी जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप ऐप के द्वारा इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी। और अब इंद्रभान सिंह जी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या प्रश्न है। नमस्कार सर, मैं जी इंद्रभान जी, जिला कुरियर छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी प्रश्न ये है सर जी, कोविन पोर्टल में तुरंत आवश्यक बदलाव करने का क्या निर्देश दिया जाता है? आवश्यक बदलाव करने का निर्देश किस संदर्भ में बदलाव की आप बात कर रहे हैं? कोविन पोर्टल में तुरंत आवश्यक बदलाव करने का क्या निर्देश दिया जाता है? डॉक्टर रूपाली, आप इनका सवाल समझ पा रही हैं? नहीं, मैं भी इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं कि कोविन आपने कोई ये बोलना चाहते हैं कि कोई निर्देश दिए जाते हैं क्या? ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा निर्देश कोविन के थ्रू दिया जाता है। और वैसे अगर इसके बारे में अगर हम बात करें कि जिस तरीके से डॉक्टर रूपाली जो कोविन पोर्टल है हमारा या प्लेटफॉर्म है, इस पे जिस तरीके से एक यूजर फ्रेंडली ये प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड वाइड जिस तरीके से भारत में जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसकी सफलता में कोविन प्लेटफॉर्म का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इतना यूजर फ्रेंडली है। यहाँ हर एक डेटा आपको इजीली अवेलेबल होता है और काफी फास्ट चलता है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इतना जो टेक्नोलॉजी है, एक वो सबसे बड़ा हथियार हमारा रहा है इन कोविड टाइम्स में। आप किसी भी फॉर्म में देखें, ऑनलाइन क्लासेस से लेके आप ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन से लेके हर फील्ड में। तो सिमिलरली जो हेल्थ केयर है उसमें भी
जो टेक्नोलॉजी है उसने बहुत साथ निभाया है, और जैसा कि हम देखते हैं आरोग्य सेतु ऐप है या कोविन ऐप है, ये सब बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं। तो ये चीज हमें, इसके लिए भी हमें सरकार को थैंकफुल होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा और यूजर फ्रेंडली ऐप है, जैसे कि आपने बताया, जो भी आपको अपनी बुकिंग्स करने हैं, रजिस्ट्रेशन करने हैं, बहुत इजीली आप इस कोविन ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। जी, और रुक करते हैं बड़ौत उत्तर प्रदेश का, जहां से महेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं ये मालूम करना चाह रहा जी, बहुत आदमी का बुखार आ रहा है, ये कोविड का बुखार है या वैसा बुखार है, इसकी पहचान कैसे होगी? जी डॉक्टर रूपाली, हमने इस पे चर्चा की थी, लेकिन एक बार संक्षेप में दोबारा से बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए ये बताना बहुत मुश्किल है कि अगर कोई बुखार है तो वो कोरोना की वजह से है या किसी अन्य बीमारी, कोई वायरस, मलेरिया या किसी और वजह से है। तो अगर 3 दिन के अंदर आपके बुखार के लक्षणों में सुधार नहीं आता है तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपनी सीबीसी, डेंगू सीरोलॉजी या NH1 एंटीजन या मलेरिया एंटीजन, इस तरह के जो टेस्ट उपलब्ध हैं आप वो टेस्ट करा लें। अगर 3 दिन के अंदर बुखार ठीक होता लगता है तो वो उम्मीद है कि वायरल होगा, और आप अपने प्रिकॉशंस को बनाए रखें। अगर आपको साथ में खांसी, जुकाम, सांस फूलना, ऐसा कोई भी लक्षण है, एक तो आप आइसोलेशन को बनाए रखें, अपने बाकी फैमिली मेंबर्स से दूर रहें, और जो भी आपका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र है आप वहां पे जाके आप जरूर दिखा लें। जी, और अब लोनी गाजियाबाद से मोहम्मद यामीन जी जुड़ गए हैं। यामीन जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को नमस्कार। मैं यामीन किरोड़ी से बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। मैं जानना चाह रहा था, जैसे कि एक्सपर्ट बताते रहते हैं कि सितंबर में आएगी, तीसरी लहर अक्टूबर में आएगी, ऐसा बताने से लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, तो इसका क्या होगा? जी डॉक्टर रूपाली जी, इस बात तो सही है कि इससे डर तो लगता है, और जी ये प्रिडिक्ट करना कि थर्ड वेव कब आएगी, कितने दिन बाद आएगी, ये बहुत मुश्किल है। बट बस हमें ये समझना है कि अभी पूरी तरह से खतरा नहीं टला है, नंबर्स बहुत कम है, वैक्सीनेशन बहुत अच्छे से चल रहा है, तो चीजें हमारे फेवर में है, पर उसको हमें थोड़ा संयम बना के रखना है। खासतौर पे ये सर्दियों के मौसम में, त्योहार और मिलने जुलने के मौसम में थोड़ा संयम बना के रखने की जरूरत है, और डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्रिकॉशंस का हमें पालन करना है, हमारे हाथ में वही है, तो आप वो करते रहिए, और इसके आगे जो भी है हेल्थ सिस्टम आपका पूरा साथ देगा। सरकार की तरफ से, हेल्थ सिस्टम की तरफ से तैयारी है, काफी हद तक तैयारी है, तो आप उससे निश्चिंत हो जाए और बस आप अपने प्रिकॉशंस को फॉलो करते रहें। जी, और डॉक्टर रूपाली, हमारे एक श्रोता ईमेल के जरिए ये जानना चाह रहे हैं कि उनका जो शुगर लेवल है वो काफी अप रहता है इन दिनों, और वो उनका वैक्सीनेशन सेकेंड डोज ड्यू है, तो क्या ऐसे में वो वैक्सीनेशन ले सकते हैं बढ़े हुए शुगर के साथ? बिल्कुल, देखिए, बढ़ा हुआ शुगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लेने के लिए। आप वैक्सीन डेफिनेटली ले सकते हैं, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि बढ़ा हुआ शुगर एक बहुत सी अन्य चीजों के लिए बहुत खतरे की चीज है। तो आप कोशिश करें कि आपका शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल्ड रहें, अपने डॉक्टर की सलाह लें, अपनी दवाई एडजस्ट करें, अपना इंसुलिन का सेवन करें, और उस चीज से डरे नहीं। अगर आपको इंसुलिन की भी जरूरत है तो उस चीज को डरे नहीं, और आप जो भी डॉक्टर की सलाह होती है वो फॉलो करें और अपने शुगर्स को कंट्रोल करें। बट वैक्सीन की अगर बात की जाए तो वो आप ले सकते हैं। जी, और डॉक्टर रूपाली, आपका कोविड में एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है, और इस समय अगर हम बात करें तो लॉन्ग कोविड के पेशेंट्स में या पोस्ट कोविड सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो किस तरह की प्रॉब्लम्स अभी भी लोगों में आ रही है जिसका वो सामना कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए, आपने जैसा कि कहा कि अब हम 1-1.5 साल हो चुका है इस कोविड की लड़ाई को लड़ते हुए, तो अब जो ज्यादा प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, वो पोस्ट कोविड वाली हैं। उसके बहुत सारे पहलू हैं, कुछ मेडिकल हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हैं, कुछ इकोनॉमिकल हैं या फाइनेंशियल हैं, तो उसके बहुत सारे पहलू हैं। तो एक तो अगर मेडिकल की बात किया जाए तो कुछ लोगों में कोविड के बाद जो है लंग्स में परमानेंट डैमेज या फाइब्रोसिस देखा जाता है, जिसकी वजह से सांस फूलते रहना या इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो परसिस्ट करती है। ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो कम नहीं होती। कोविड ठीक हो जाने के बाद भी बहुत से लोगों को बहुत लंबे समय तक ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो उस तरह की चीजें होती है। इसके अलावा थकान रहना, बाल गिरना और बहुत सारी नॉन स्पेसिफिक जो
सिम्टम्स हैं, जोड़ों में दर्द रहना, इस तरह के जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो भी काफी लोगों में काफी समय तक के लिए देखे जाते हैं। स्मेल का वापस ना आना या टेस्ट का वापस ना आना, इस तरह के सिम्टम्स भी 3 से 6 महीने तक लोगों में परसिस्ट कर सकते हैं। बट इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी अगर आपको ऐसे सिम्टम्स है, आप जब भी पॉसिबल है अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि कुछ और कारण भी हो सकते हैं इन लक्षणों के लिए। तो हमें केवल कोविड को ब्लेम नहीं करना है, अगर कोई और कारण है उसके लिए भी हमें डॉक्टर से जाके डॉक्टर की सलाह लेनी है। और जहां तक फाइब्रोसिस की बात है, अगर लंग्स में परमानेंट डैमेज हुआ है तो आपकी डॉक्टर जो भी हैं, जो आपकी छाती के स्पेशलिस्ट है, वो आपको उसके हिसाब से आपको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देंगे। इसके अलावा जो साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल और जो बाकी इश्यूज हैं, उसकी वजह से भी काफी लोग परेशान हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पॉजिटिव रहें, रिकवरी होने के बाद भी आप पॉजिटिव रहें और उस बुरे समय को आप कोशिश करें भूल जाएं, और ये भी भूल जाएं कि मुझे कोविड जैसी कोई बीमारी हुई थी। उसके बाद आप अपने आप को नॉर्मल महसूस करें, अपना रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें और एक इस दिमाग से इस डर को और उसको निकाल दें, तो आपका जो पोस्ट कोविड फेज है वो भी आपका थोड़ा जल्दी या कम होगा। जी, और चलते चलते आज के हमारे कार्यक्रम के लास्ट कॉलर हैं गांधीनगर दिल्ली से धर्मवीर जी। धर्मवीर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी नमस्कार, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, सरकार ने बहुत अच्छी तैयारी करी है इस साल, जैसे पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छी तैयारी हुई है। क्या वैज्ञानिक हमारे जो वैक्सीन के ऊपर और कुछ इसके अच्छा बेटर रिजल्ट आए और इससे ज्यादा बेटर अच्छी कुछ कार्रवाई कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? जैसे कि जो वायरस है अपने नए नए रूप बदलता रहता है, अब वो चुपचाप बैठा है, वो भी देख रहा है कि ये हमारे विपक्ष में क्या काम हो रहा है, ऐसे वो भी अपना नया रूप लेके आएगा। तो ये मेरा कहने का है कि डॉक्टर साहब हमारे जो वैज्ञानिक है इसके ऊपर क्या आगे इन्होंने कुछ, जैसे एक तो प्रॉब्लम आ रही है सभी को, जैसे कि टीका लगाने के बाद बुखार और दर्द होता है, तो डॉक्टर वैज्ञानिक लोग इसके ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं कि ऐसा आगे कुछ ना हो, नए जो वैक्सीन बनाएंगे। धन्यवाद जी। डॉक्टर रूपाली क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए वैक्सीन के बाद फीवर होना ये एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। बच्चों को भी आप कोई भी टीका लगाते हैं तो काफी बच्चों को उसके बाद बुखार और इस तरह के लक्षण देखे जाता है, तो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है। कोई आप वैक्सीन देते हैं, आप उसमें एक एंटीजन या जो भी आप इम्यूनोजेनिक जो भी आप सब्सटेंस दे रहे हैं, तो एक बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स जब उसके लिए शुरू होता है तो फीवर इस तरह के लक्षण आ सकते हैं, वो नॉर्मल है। और जो शोध की आपने बात की, तो डेफिनेटली शोध चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। पूरे देश का, पूरी दुनिया का ध्यान इस समय केवल कोरोना वायरस और उससे एसोसिएटेड वायरस पे है, उससे आप निश्चिंत रहें। और बाकी भी शोध चल रहे हैं कि क्या हमें बूस्टर डोजेस की जरूरत होगी, क्या हमें वैक्सीन कंबाइन करनी होगी, उससे बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहें। डॉक्टर्स और वैज्ञानिक इस सब चीजों का शोध कर रहे हैं, ये सब ऑलरेडी चल रहा है। जी, और श्रोताओं समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर रूपाली, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे त्योहारों के इस मौसम में? जी देखिए, आपके इस माध्यम के द्वारा मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप संयम बनाए रखें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और कुछ समय के लिए और अपना संयम बनाए रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें। डॉक्टर रूपाली, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ी, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, बुलाने के लिए थैंक यू। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर रूपाली ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहें और साथ ही किसी भी जानकारी के लिए कोविड से संबंधित आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 और 011-239-78046 पर संपर्क कर सकते हैं। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थीं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं।
पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।